हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई जी कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास वर्क हमारे जेके एसएसबी जो अपकमिंग एग्जामिनेशन हैं आइदर रिलेटेड टू जेकेपी सब इंस्पेक्टर एंड अदर जे ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो हैं उन्हीं का एमसीक्यू सेशन रहेगा। आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे बेस रहेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कवरेज रखता है आपके सिलेबस के लिए, पर्टिकुलरली फॉर जेकेपी सब इंस्पेक्टर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है आपके देखा होगा कि सिलेबस में मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जितने भी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन हैं उनका प्राइम फोकस जो अर्ली फोकस आता है वो फ्रॉम 1857 से स्टार्ट हो जाता है, उनका बिगिन हो जाता है और टिल 1947 तक ये लास्ट एग्जामिनेशंस तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन का पैटर्न इन्हीं ईयर्स के काफ़ी ज़्यादा कवरेज के क्लोज में रहता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अब जितने भी क्वेश्चंस अर्लियर जो कि एसबी पैटर्न में पूछे गए हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। उसका इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं वहाँ का जो कोर आइडिया है क्वेश्चनेयर का, वो पहले जो बेसिक आइडिया पहले पूछा जाता था क्वेश्चंस को लेके, जैसे ही जस्ट सिंपल स्टेटमेंट्स होती थी या सिंपल एक तरह का ओवरव्यू पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो ट्रेंड कम्प्लीटली रूटेड हो चुका है। अब जो नया ट्रेंड आ चुका है जेके एसएसबी का, आप देखा होगा अर्लियर एग्जामिनेशंस पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि असर्शन स्टेटमेंट्स पे आ चुका है। ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट्स पे या अजम्पशंस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब अजम्पशंस और असर्शन रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो अगर आपको जो हम हिंदी में कहते हैं तर्क संगत बातें जो हैं, तो तर्क संगत जो बातें हैं, अगर उस तर्क संगत स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अगर आपने समझना होगा, आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए। आप अब ओवरव्यू चीज़ों को पढ़ के उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल डेफिनेट आइडिया होना चाहिए आप किस स्टेटमेंट को कैसे ही समझते हैं और कैसे ही इसको सॉल्व करना है। अदर जो भी पूछे जा रहे हैं वो मैच द फॉलोइंग रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस स्टेटमेंट का मीनिंग ही घुमाया जा रहा है सिंपल वे में। अब जो वन वर्ड बेसिस पे क्वेश्चंस आते थे वो अब ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा ही एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, डिजेनरेट हो चुका है। तो आपको अभी करंट ट्रेंड के रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ को समझना पड़ेगा, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी तैयारी भी वैसे ही होनी चाहिए जो अभी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। जो आज का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेशन रहेगा, हम उन्हीं बेसिक आउटलाइन जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है हम उसी पे ही डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एमसीक्यू सेशन आज उसी पे ही बेस रहने वाला है। तो हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आज जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आप देखिए, आप हर स्टेटमेंट को एक बार नहीं 3 बार सब पढ़िएगा। जब भी आपका एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ऑन ओएमआर आप शीट के सामने, तो आप पहले उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और उसको मेमोराइज कीजिए जो आपके पास रीजनेबल स्टेटमेंट्स हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए तभी ही आप ऑप्शंस पे जाइएगा। क्योंकि अभी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप जल्दी ही उसको रॉन्ग स्टेटमेंट को आप सिलेक्ट करके आ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस करें मैं आपको बताऊंगा इस एमसीक्यू सेशन में, जो आज का पहली क्लास रहेगी एमसीक्यू सेशन की, इसमें आपको समझाऊंगा कैसे ही एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी है। एलिमिनेशन पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी होती है आपको, कि अगर आपको थोड़ा सा भी जनरल आइडिया होगा भी तो एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप कैसे ही अपने ऑप्शंस को ठीक कर सकते हैं और कैसे जो और स्टेटमेंट्स हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो लेट प्रोसीड टू अवर टुडे एमसीक्यू सेशन विद फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 1857 जो रिवोल्ट है उसी से पूछा गया है। अब 1857 रिवोल्ट, मैंने कहा ना कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो काफ़ी ज़्यादा बिगिनिंग पॉइंट होता है जहाँ पे क्वेश्चनर का काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस रखते हैं, वो 1857 की रिवोल्ट ही है। तो 1857 की रिवोल्ट का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब स्टेटमेंट कहती है पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले आपको शुरुआत में स्टेटमेंट्स जो हैं
किस सब्जेक्ट रिलेटेड, दैट इज 1857 सब्जेक्ट रिलेटेड, उसको ध्यान से समझना है। और आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपको बस इस तरह की रेफरेंस स्टेटमेंट जब भी आए तो आपको पहले जो रेफरेंस कंटेंट की स्टेटमेंट्स दी हैं 1 2 3 आप उसे समझिएगा। देन आपको से पूछा क्या गया है, रश नहीं करना है, आपको देखना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट पूछी है या अनकरेक्ट पूछी है। ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन्हीं को ही आपने पकड़ना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन स्टेटमेंट से आपको क्या पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। ठीक है, रश फॉरवर्ड नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। तो हम पहली स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, तो पहली स्टेटमेंट कहती है द अपराइजिंग वॉज कंप्लीटली यूनिफाइड अंडर सिंगल सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। अब पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि 1857 रिवोल्ट रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट चाहिए है। तो पहली स्टेटमेंट का मतलब ये बता रहा है कि जो अपराइजिंग हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा गया है, उस रिवोल्ट जो थी वो एक तरह का विद्रोह था, वो कंप्लीटली यूनिफाइड था, सेंट्रलाइज था, जो सिंगल सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर उसे ऑपरेट कर रहा था अक्रॉस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया। देखिए सदर्न इंडिया हमने पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1857। आप हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो हमारे ऑनलाइन क्लास वर्क्स रिकॉर्डेड हैं, आप उसे भी एक बार देख लीजिए, आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस टॉपिक को ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे रिकॉर्डेड सेशंस में। तो जहाँ बात करें कि मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, सिंगल मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में वॉर चल रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पहली स्टेटमेंट कहती है। ओके, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि द मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस एक्टिवली सपोर्टेड द रेबल्स, seeing the revolt as a fight for the national liberation from the British rule। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जितने भी मॉडर्न इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स थे, जो लोग पढ़े लिखे इंडियंस थे, उन्होंने जो रेबेलियंस, जो विद्रोहियों का साथ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ताकि एक नेशनल लिबरेशन, आज़ादी हासिल की जा सके अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में। तो इंडियन जो एजुकेटेड इंडियंस थे, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया था, उन्होंने रिबेलियन का साथ दिया था। अब आपको किस तरह से सॉल्व करना, देखिए स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स को पहले एनालाइज कीजिए और फिर तीसरी स्टेटमेंट पे आइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप जंबल अप मत कीजिए, जंप मत कीजिए हर स्टेटमेंट पे, पहले दो स्टेटमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई सिंगल सेंट्रलाइज मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर था, एक ही मिलिट्री कमांड थी, एक ही हेड था, सबको लीड कर रहा था नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली स्टेटमेंट ही बिल्कुल जो है बायस्ड है और गलत हो जाती है। क्यों इसका करेक्ट, ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बिकॉज आप देखा होगा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो थी, ये अकेली रिवोल्ट अकेला लीडर नहीं चला रहा था, अलग लीडर चला रहे थे, जैसे नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव लोकल रीजन्स के साथ लोकलाइज कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने वॉर लड़ी थी। और इन्होंने जो मुगल एम्परर को एम्पर ऑफ इंडिया जो था माना था, लेकिन इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजिकली अपनी ही लोकेशन से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर था नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखो, पहली स्टेटमेंट यहीं से ही नेगेट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस ने साथ दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिकॉज एजुकेटेड इंडियन जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन पाके ब्रिटिशर्स के मोर अलाइन हो चुके थे। बिकॉज मॉडर्न इंडियंस जो थे वो ब्रिटिश को एक्टिवली सपोर्ट करने लगे थे, और जितने भी बैकवर्ड लुकिंग फोर्सेस जो थी, उनके फ्यूडल स्ट्रक्चर जो थे, उनके जो पुराने राज परिवार, राजशाही चीज़ों के खिलाफ हो चुके थे। इसलिए उन्होंने जितने रेबल्स और जो किंग्स थे जो विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का, ब्रिटिश रूल का, इन 1857 रिवोल्ट को उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो पहली दो स्टेटमेंट्स तो क्या हुई, इनकरेक्ट हुई। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड ऑफ द रिवोल्ट इन इंडिया वाज ऑफिशियली
sorry, the administrative command of the revolt in Delhi was officially conducted by the Council of Soldiers headed by General Bakht Khan। देखिए, अब ये हमने क्लास बुक में भी पढ़ा था कि दिल्ली की जो रिवोल्ट है, जो मेन दिल्ली सेंटर में, उस एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड कौन कर रहा था, वहाँ का जो जनरल था उसका नाम था बख्त खान, और वहाँ का जो एम्परर था वो था बहादुर शाह जफर, जो नॉमिनल लीडर था। रियल एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी अथॉरिटी थी वो 10 मेंबर की काउंसिल चलाती थी, जो 6 मिलिट्री पर्सन होते थे और 4 सिविलियन थे। उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को लीड कौन करता था? जनरल बख्त खान तो लीड करता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड को लीड करता है जनरल बख्त खान, जिसका 10 मेंबर की एक टास्क फोर्स थी, और उसी का नॉमिनल हेड था बहादुर शाह जफर। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरह से ही क्वेश्चन को फेस करना है, क्वेश्चन को इंगेज अप करना है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल एज रीजन। ठीक है, एक स्टेटमेंट है और उसका तर्क जो है दूसरी स्टेटमेंट में दिया है, इसको आपने रीजन डाला है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना और उसका तर्क पढ़ना है, ठीक है, तभी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली स्टेटमेंट कहती है जो इंडिगो रिवोल्ट है 1859 से 1860 जो बंगाल के टाइम पे हुई थी, वाज रिमार्केबली सक्सेसफुली कंपेयर टू द मैनी अदर पीजेंट अपराइजिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडिगो रिवोल्ट को बाकी जितने भी किसानी जो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 19th सेंचुरी में, उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट आपको एक तर्क स्टेटमेंट कह रही है। अब इसका तर्क, इसका जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इसका रीजन कौन बता रहा है? दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं, इट रिसीव्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम अर्बन एजुकेटेड इंटेलिजेंसी ऑफ बंगाल थ्रू न्यूज़पेपर कैंपेन्स, प्ले राइटिंग एंड लीगल एड। तो ये तो हमें पता है कि इंडिगो रिवोल्ट 1859-1860 के बीच में हुई थी। जो उस वक्त के जो रियात थे, जिनको हम फार्मर्स कहते हैं, ठीक है, बंगाल में जो रियात कहते हैं फार्मर को, रियात वाली सिस्टम भी उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो उनको इंडिगो उगाने के लिए इनको ज़बरदस्ती जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन से क्या हुआ कि जितने भी फार्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में थे। तो फार्मर जब काफ़ी ज़्यादा नुकसान में होना शुरू हुए तो उन्होंने विद्रोह किया। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था कि ज़बरदस्ती जो इंडिगो उनसे उगाई जा रही है उसे रोकने के लिए। ठीक है, उनके साथ जो काफ़ी ज़्यादा की इम्पोवरिश्ड कंडीशन की थी प्लांटर्स ने, उसके खिलाफ इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में। यह हमने क्लासरूम में डिस्कस किया, और अभी आपको इसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो आपको जो PDF प्रोवाइड करेंगे, और टेलीग्राम में जो फर्दर एक्सप्लेनेटरी पार्ट होगा वो उसके साथ आपको मिल जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि डिटेल फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म और अदर इन्फॉर्मेशन भी होगी, आपको टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे इस MCQ सेशन का मिल जाएगा। अब देखिए रीज़न जो कहता है कि अर्बन एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया जो है उन्होंने प्ले राइटिंग से लिखा था काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने न्यूज़पेपर कैंपेन चलाए थे, लीगल एड हुई थी, तभी जाके ये जो रिवोल्ट जो थी सक्सेसफुल हुई थी बाकी किसानी आंदोलन में। तो ये जो बात है अब बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल में इसको काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलराइज किया था वो न्यूज़पेपर्स, प्ले राइटिंग, ठीक है, इन्होंने ही किया था। जैसे आप देखोगे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट जो न्यूज़पेपर है उसमें इसका वर्णन किया था। ठीक है, दीनबंधु का जो मित्र प्ले था उसमें काफ़ी ज़्यादा जो था इसका जिक्र हुआ था। नील दर्पण जो दीनबंधु का था, नील दर्पण प्ले जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन भी बिठाया था 1860 में, जिन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन को नॉन कंपल्सरी भी बनाया गया। तो क्यों बना, ये प्रेशर क्यों का सरकार पे बना? क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो थे न्यूज़पेपर कैंपेन से, उन्होंने सक्सेसफुली जो थे फार्मर्स का साथ दिया था। तो बोथ अब स्टेटमेंट जो है दी है असर्शन रीजन, तो बोथ असर्शन रीजन और ट्रू, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन स्टेटमेंट का। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए आप,
इसमें आपको दो लिस्ट दी है। एक लिस्ट दी है आपको एसोसिएशंस की, जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं जो कांग्रेस बनने से पहले बनी। ठीक है, कांग्रेस बनी थी 1885 में। ठीक है, कांग्रेस जो स्टार्टिंग बनी थी 1885 में बनी थी। उससे पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी कांग्रेस से पहले, और उसको कुछ लीडर्स के साथ हमें क्या करना है, उसे मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। तो आप देखिए लिस्ट 1 में 4 पॉइंट्स दिए हैं ABCD, जिसमें एसोसिएशंस के नाम दिए हैं और उसके फाउंडर्स लीडर्स, उसकी लिस्ट सेकंड में उसका वर्णन है। आप देखिए, तो पहली लिस्ट जो दी है वो है ईस्ट एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट एसोसिएशन जो दी है तो इसमें दिया है 1866 का ईयर। आपको ईयर भी देखना है कि गलत तो नहीं। पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब जो लिस्ट दी है अब उसको साथ मैच करना है कि ये जो लिस्ट है किसके फाउंडर के साथ मैच कर रही है। जैसे ऑप्शन दिए हैं A2, B4, C1, D3। ठीक है, तो A1, B2, A1, B3, C2, D4 B में दिया गया है, तो आपको रिलेट करना है। तो चलो इसको हम बिल्कुल कंप्लीटली को एक्सप्लेनेटरी वे में समझाते हैं। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी उसका जो फाउंडर था वो था दादाबाई नौरोजी 1866 में। 1866 में दादाबाई नौरोजी ने, उनके फाउंडर थे किसके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। तो ए का क्या हुआ, दैट इज 2। ओके, देन दादाबाई नौरोजी ने ब्रिटिशर्स पब्लिक को पार्लियामेंट में जाके जो इंडिया के ग्रीवेंसेस थे इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में रखे थे सामने, अंग्रेजों के सामने। ठीक है, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा। अब पूना सार्वजनिक सभा जो थी MG रानडे, GV जोशी और SH चिपलंकर, जो 3 मेजर लीडर्स थे, उन्होंने इसका संगठन की स्थापना की थी इन 1870। डेट इज बी का क्या हुआ, डेट इज बी का हुआ 4। ठीक है, ये इसलिए बनाई गई ताकि जो गैप है पीपल और गवर्नमेंट का वो कम से कम रहे। ठीक है, देन थर्ड इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता डेट इज 1876। अब इसके फाउंडर हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। सी का क्या हुआ, डेट इज 1। ठीक है, अब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इन्होंने ही ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी INC से पहले, कांग्रेस से पहले उसका संगठन की फाउंडेशन रखी थी। एंड नदर इज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, और बड़े ही मानी हुई एसोसिएशन थी। इनके फाउंडर जो थे वो थे फिरोज शाह मेहता, KT तिलंग, बदरुद्दीन तेवजी, डेट इज D3। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में आई थी। अब इसको फाउंडर थे इसके ट्रिमविरेट, बॉम्बे ट्रिमविरेट जो थे, बॉम्बे ट्रिमविरेट मतलब 3 लीडर्स का एक एसोसिएशन जिसका नाम था फिरोज शाह मेहता, KT तिलंग और बदरुद्दीन तेवजी, इनके फाउंडर नहीं हैं। तो आप देखिए A2, B4 एंड C1, D3 किसके साथ मिल रहा है, डेट इज करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट काउंसिल एक्ट हो गए, इनसे क्वेश्चन पक्का ही आपको आएंगे और आएंगे ही आगे एग्जामिनेशन पे। ठीक है, तो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल इन डेप्थ से इसको समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 1858 एक्ट के बारे में कह रहा है और कौन सी चेंजेस इंट्रोड्यूस की गई थी 1857 रिवोल्ट के बाद उस एक्ट के अंदर। तो हम उसको देख पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पहली 3-4 स्टेटमेंट्स पढ़िए ध्यान से कि 1850 एक्ट के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए गए वो ये थे, पहला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो सेंट्रलाइज कर रहे थे पावर को, उसको एबोलिशन किया गया, छोड़ा गया और सारी पावर किसके हाथ में दी, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो थी उसके पास सारी पावर्स क्या की, सेंट्रलाइज की गई। और ये बिल्कुल ये बात जो है पहली स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, यही किया था। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पिट्स इंडिया था 1784 में जो बनाए गए थे उसको उन्होंने रिजेक्ट करके 1858 में एक नई पोजीशन बनाई, दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये इंट्रोड्यूस किए गए। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि 15 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 15 मेंबर की स्टेट थी जिनका काम जो था सेक्रेटरी स्टेट को असिस्ट करना, और बाद में जो पावर जो थी क्राउन ने डायरेक्टली ही ट्रांसफर की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट जो थी डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन
जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी वो किसको ट्रांसफर करेगी, दैट इज ब्रिटिश को ट्रांसफर करेगी। फोर्थ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इनटू वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इंडियंस की जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो रेशो थी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई गई थी उसमें पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो फोर्थ स्टेटमेंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बुलाई गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, कौन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ये जो स्टेटमेंट फोर्थ है ये 1861 के एक्ट में लाई गई, जिसमें राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीनों नॉन ऑफिशियल मेंबर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो स्टेटमेंट कौन सी, पहली, दूसरी और तीसरी क्या है, सही है, और फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Move to the question number 5, that is consider the following statements regarding the Indian Council Act of 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की 3 स्टेटमेंट पढ़िए। पहली स्टेटमेंट कहता है कि एक प्रोसेस चलाया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, जो पहले 1773 में स्टार्टिंग हुई थी डिसेंट्रलाइजेशन की, वो फाइनलाइज हुई कंप्लीटली, और जो उसके बाद उस डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जो फर्दर रिस्टोरेशन की गई वो 1861 के अंदर की गई, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को क्या दिया गया, उनको पावर दी गई। एक्चुअली जो था स्टेटमेंट कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरुआती में 1773 का जो एक्ट आया उसमें सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, और फाइनल जो रिवर्स हुआ है ये 1833 जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ाए क्लासेस में उसमें स्टार्ट हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट जो है कि इस एक्ट ने रिवर्स की थी जो डिसेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है 1861 की, इट एम्पावर्स वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस जब आता है जब एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो है इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, वर्किंग स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो वाइसराय के पास पावर दी गई ऑर्डिनेंस इशू करने की, जो सेक्शन 23 ऑफ 1861 एक्ट के अंदर वाइसराय को एम्पावर करता था, जिसकी वैलिडिटी होती थी 6 मंथ तक, ताकि एमरजेंसी के टाइम कानून बनाया जा सके। ये एक पावर वाइसराय को दी गई थी जो विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्करेंस में भी बन सकता था। ये पावर्स वाइसराय को जो ऑर्डिनेंस बनाने को 1861 एक्ट के अंदर मिली, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट जो कहती है, इट ग्रांटेड द इंडियन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिस्कस द एनुअल बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखो बजटरी पावर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दी गई थी और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनाने की, ये जो पावर थी 1861 एक्ट के अंदर बिल्कुल नहीं दी गई थी, बिकॉज जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो काफ़ी लिमिटेड थी इन 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर, और मेंबर्स के पास सीधी पावर्स नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट बजट और उसके रिलेटेड जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सके। जो राइट्स मिले थे वो 1892 के अंदर मिले थे इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर, जिसमें वो बजट डिस्कस कर सकते थे, और 1909 को मॉन्टेमिलो रिफॉर्म्स में कहते हैं, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये दो पार्ट जो है सप्लीमेंट्री 1909 में आया और एनुअल बजट डिस्कशन का 1892 में आया। तो 1861 तो उससे पहले आया, तो ये दो चीज़ें उसमें इंक्लूड करती नहीं, दैट इज थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस क्या हैं, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Coming to the question number 6th, given below are the two statements, one labeled assertion another is reason। हमने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। तो असर्शन स्टेटमेंट ये कहती है, जो लॉर्ड लिटन था वाइसराय, लॉर्ड लिटन ने की एडमिनिस्ट्रेशन ने अनप्रेसिडेंटेड एंटी ब्रिटिश पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की थी, और जिसके कारण नेशनलिस्ट रिसेंटमेंट हुई थी अर्बन इंडिया में। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है, बिकॉज जो लॉर्ड लिटन की
रिएक्शनरी पॉलिसीज जो थी उन्होंने अर्ली नेशनलिज्म को क्या किया, एक तरह की डिनाइट का काम किया, बिकॉज लॉर्ड लिटन ने काफ़ी ज़्यादा रोक लगा दी थी, पाबंदियाँ लगा दी, जिसके कारण क्या हुआ, नेशनलिस्ट रिसेंटमेंट होना शुरू हुई, नाराज़गी शुरू हुई अंग्रेजों के खिलाफ अर्बन इंडिया में, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी इसी टाइम पे शुरू हुई थी। पहली स्टेटमेंट जो असर्शन है बिल्कुल सही की गई है। अब इसका रीज़न क्या कहता है कि लॉर्ड लिटन किस वजह से लोग इसके खिलाफ हो गए थे। जो लिटन ने पास किए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्म्स एक्ट 1878 में, जो सिविल सर्विसेज की मैक्सिमम एज थी वो 21 से 19 कर दी गई, दिल्ली दरबार लाया गया जिसके उस वक्त काफ़ी अकाल पड़ा हुआ था। तो इन इश्यूज के कारण जो है नेशनल वाइज रिसेंटमेंट हुई थी लॉर्ड लिटन के खिलाफ। तो ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 6 की जो दी है असर्शन रीजन बिल्कुल सही है, जो रीज़न दिया वो भी सही है, और रीज़न जो है एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन ने ताकि जितनी भी नेशनलिस्ट जो इश्यूज चल रहे हैं उसे कर्ब किया जा सके, जितनी भी नेशनलिस्टिक मोबिलाइजेशन चल रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। लिटन ने एक तरह के ये एक्ट्स लाए थे। अब इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट पूछी गई है, हमने देखना है सबसे पहले करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहली स्टेटमेंट कहती है कि इस एक्ट के दौरान जितने भी स्पेसिफिकली डिजाइंड इंडियन लैंग्वेज प्रेस जो थी उसकी फ्रीडम को क्या रोका गया, कम किया गया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को क्या किया, इससे छूट दी गई। ठीक है। देन दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि द मैजिस्ट्रेट एक्शन जो था वो फाइनल होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, कोई अपील नहीं की जाएगी किसी कोर्ट में इस लॉ के अगेंस्ट। देन थर्ड इज द, ये जो एक्ट होता, इस एक्ट में कुछ जैसे न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका जो थी एक ही दिन के अंदर उन्होंने इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर लिया है, जो पहले वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर आता था। शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसके फाउंडर थे, उन्होंने ओवरनाइटली ही इसको इंग्लिश वीकली में बना दिया जैसे ये लॉ पारित हुआ। तो बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर्स उनको रोका गया। ठीक है। एक न्यूज़पेपर जो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका उसकी लैंग्वेज, देन इसके लिए कोई लाभ नहीं था जो उसको कर्टेल कर सके, कोई अपील की फॉर्मेशन नहीं थी। तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसकी करेक्ट है। आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो हैं इन क्वेश्चंस की आपको लास्ट टेलीग्राम पीडीएफ में मिल जाएंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पीजेंट्स और सोशल अपराइजिंग, उसको आपको मैच करना है उनके रीजन या प्राइमरी कॉज से रिलेटेड, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। देखिए 4 मेजर जो है अपराइजिंग दी गई हैं, कुछ पीजेंट है, कुछ सोशल्स हैं, जैसे डेक्कन रियॉट है, पबना अगेनियन लीग है, कूका मूवमेंट और रामोसी अपराइजिंग है। अब देखिए डेक्कन रियॉट जो थे वो मारवाड़ी और गुजराती जो है उनके कारण आया था। ठीक है। मारवाड़ी और गुजराती जो है ये गुजरात कच्छ के रीजन के लोग थे। इन्होंने मनी लैंडर्स के खिलाफ, ठीक है, जो रियात मारवाड़ी गुजराती मनी लैंडर्स थे, इनके खिलाफ जो थे रियात जो फार्मर जो थे इन्होंने टारगेट किया, इनकी अकाउंट बुक को जलाया था। डेट वाज डेक्कन रियाट्स। ठीक है। पबना जो, अब इसमें देखिए कौन सा हो सकता है, इसमें था मारवाड़ी गुजराती, डेट इज ए का क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है। अब पबना अगेनियन रिवोल्ट, जो पबना अगेनियन रिवोल्ट थी वो भी इलीगल सेस और लैंड लॉर्ड जो रेंट उनको इन्हेंस किया गया था ईस्ट बंगाल में, और पबना पड़ता है भी उसी इलाके में। तो इलीगल सेसेस के खिलाफ ये रिवोल्ट हुआ था, डेट इज बी का आंसर क्या हुआ 2। कूका मूवमेंट जो था पंजाब में हुई थी। ठीक है। राम सिंह इस रिवोल्ट को उन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ला के इस रिवोल्ट को आगे लाया था। सी का क्या हुआ 3। एंड रामोसी जो है लास्ट, डेट इज आर्म्ड पीजेंट रिवोल्ट जो थे, इसके लीडर थे वासुदेव बलवंत फड़के जो महाराष्ट्र का, उन्होंने इसको लीड किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं 1857 से 1885 तक, उन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए और उसे देखिए, समझिए, और बाद में इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसे बताइए। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है सत्य सोड़क समाज
जो ज्योतिबा फूले इनके फाउंडर रहे हैं, 1873 में इन्होंने कास्ट बेस्ड ऑपरेशंस और लोअर कास्ट की एजुकेशन के लिए उन्होंने ये काम किया। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी, आर्य समाज स्टेट जो है, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती इनके फाउंडर थे। उन्होंने बॉम्बे में इनकी फाउंडेशन रखी और उन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदास। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमने अर्लियर वीडियो क्लासेस में कुछ समझाया भी है, आप देख सकते हैं, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भी इसकी में एक्सप्लेनेशन होगी, आप टेलीग्राम पे प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है सर सैयद अहमद खान ने इंट्रोड्यूस की गई थी, किनके लिए? फॉर एजुकेशन रिफॉर्म ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है, वाइल अपोजिंग पॉलिटिकल एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। तब ये स्टेटमेंट कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, पहली दो स्टेटमेंट सही है, बिकॉज स्टेटमेंट थर्ड है, सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के लिए किया था ताकि मुस्लिम में मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले के, बट ही एक्टिवली डिस्करेज मुस्लिम्स फ्रॉम joining any political education and Indian National Congress and advocate loyalty to the British rule। ठीक है, इन्होंने लिखा है कि वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी एसोसिएशन, नहीं, इनकी जो एसोसिएशन जो थी वो बाकी लोकल और नेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के खिलाफ थी, आइदर आईएनसी एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये मुस्लिम ये ब्रिटिश एसोसिएशन के बिल्कुल पास में थे, बिल्कुल साथ में थे। तो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ऑफ 9th। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है, असर्शन स्टेटमेंट कहती है इल्बर्ट बिल। देखिए, इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया और ये मेजर आई ओपनर था, ठीक है, रिगार्डिंग टू द इंडियन नेशनलिस्ट related to racial arrogance of British colonizer and the necessity of all India political organization। देखिए, इल्बर्ट बिल जब लाया था तो जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट उनको एक तरह का आई ओपनर की थी एक चीज़, एक सिचुएशन जिसमें उन्होंने देखा कि ये बिल जो है एक तरह का इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर रहा विद द ब्रिटिश कॉलोनाइजर, और जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो जेल में बंद है उनके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट हो रही थी। तो ये चीज़ 1883 का इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बताता है। अब रीज़न ये कहता है कि एंग्लो इंडियन अपोजिशन जो थी सक्सेसफुली फोर्स किया था उन्होंने रिपन गवर्नमेंट पे ताकि वो मॉडिफाई करे ये बिल, और जो प्रिविलेज थी यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स की वो रखे, और जितने भी यूरोपियंस जो जेल में जिनके पे सज़ा मुकदमा होता है उसे यूरोपियन जजेस ही देखेंगे, ना कोई एशियन इंडियन जो है जज, तो विद एटलीस्ट 50% यूरोपियंस। अब ये स्टेटमेंट जो रीज़न दी गई है, ये स्टेटमेंट कितनी ही दुरुस्त है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल जो है करेक्ट है, बिकॉज जब ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी आई थी तब ये था कि कोई भी जज जो है यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकता है, लेकिन इसी का ही ऑपोजिशन खड़ी हुई और इसको बाद में दबा दिया गया इस बिल को, इस ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ ए एंड आर रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th। हंटर एजुकेशन कमीशन जो 1882 में आया था, उस स्टेटमेंट रिलेटेड, उस कमीशन रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, हमें वो देखनी है। देखिए, लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था इंडियन एजुकेशन की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए, जो वुड डिस्पैच 1854 के बाद सिचुएशन को, प्रोग्रेस को ओवरव्यू करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए लॉर्ड रिपन लाया। अब इसमें ये कहा गया था कि स्टेट सपोर्ट होनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, और जो हायर एजुकेशन को प्राइवेट मैनेजमेंट तक ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, ये सेकंड रिकमेंडेशन की। और थर्ड जो है फीमेल एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कराने के लिए कहा हंटर एजुकेशन कमीशन ने, और प्राइमरी स्कूलिंग जो है रूरल एरियाज पे उसको एक्सपैंड करने के लिए कहा था हंटर एजुकेशन कमीशन ने इन 1882। अब ये स्टेटमेंट कितनी दुरुस्त है? ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज लॉर्ड रिपन ने एजुकेशन हंटर एजुकेशन कमीशन लाया था प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म के लिए, और फीमेल एजुकेशन की बात भी की थी। फॉर बोथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ सिविल सर्विस कैंपेन लेड बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन 1870। मेन पर्पस क्या था? देखिए, मेन पर्पस जो
रहा है सिविल सर्विस कैंपेन का, वो यही रहा था कि जो अपर एज लिमिट है उसे जो घटाया गया है फ्रॉम 21 टू 19, इसे वापस रिस्टोर किया जाए और साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन की जाए इंडियन और ब्रिटेन में। कंप्लीटली एबोलिशन की बात ही नहीं की गई थी, और इंग्लिश जो रिप्लेस करी जानी चाहिए इंडियन लैंग्वेजेस से, और जहाँ बॉयकॉट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं होती, ओनली एज के रिलेटेड जो इशू चल रहा था सुरेंद्र बनर्जी ने ये खड़ा किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, आपको पेयर जो है करेक्टली मैच करने हैं, बताने हैं कौन से पेयर करेक्टली मैच हैं उनके फाउंडर पब्लिकेशन के साथ। अब देखिए, जो पेयर पहला है बंगाली, उसके फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिल्कुल सही करेक्ट पेयर है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रगोफ्ता जो है दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल करेक्ट पेयर है, ठीक है, 1851 में आया। पेयर 3 हिंदू पैट्रियट जो है हरीश चंद्र मुखर्जी ने किया था, जिन्होंने इंडियन रिवोल्ट के बारे में लिखा था, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है, उन्होंने इसके फाउंडर थे, बिल्कुल करेक्ट है। तो कितने पेयर करेक्टेड हैं इसके, चारों चार पेयर करेक्टेड हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में आई थी उसके रिलेटेड कितनी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए, पहला जो सेशन हुआ था आईएनसी का वो बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल जो थे संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, ठीक है, वहाँ पे हुआ था, और उसके प्रेसिडेंसी रखी थी वो मे चंद्र बैनर्जी, बिल्कुल सही। ए.यू. ह्यूम दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, वो उसके फैसिलिटेटर थे इस सेशन के, इस कांग्रेस के, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड थर्ड इज द फर्स्ट आईएनसी सेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1883 बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने मर्ज किया था इनटू आईएनसी जो उसके प्रीकर्सर रही है, ठीक है, बिल्कुल ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज 15th क्वेश्चन। किन एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशो इकोनॉमिक कमीशन जो स्टेटमेंट जो हैं अपॉइंटेड हुई थी 1857 से 1885 तक, उससे क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। तो हमें जितनी भी कमीशंस आए हैं उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है फ्रॉम 1857 से 1885। देखो, पहला कमीशन जो आया था वो आया था पील कमीशन, जो आर्मी कमीशन जिसके रिलेटेड था, ठीक है। सेकंड आया था पहले, ठीक है, वो आया था 1858 में। देन कमिंग टू डेक्कन रियॉर्ड कमीशन आया था 1875 में। देन स्टार्ची फेमाइन कमीशन आया था आपका, रिचर्ड स्टार्ची कमीशन दैट इज फेमाइन कमीशन दैट इज फर्स्ट अंडर लॉर्ड लिटन। एंड हंटर कमीशन आया था आपका डब्ल्यू हंटर बाय एजुकेशन कमीशन, ठीक है, 1882 में। तो करेक्ट सीक्वेंस है 2413 दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आज का आपका एमसीक्यू सेशन यहीं पे क्लोज होता है। आप फर्दर फाइनेंस जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम की जो पोस्ट है उसका फुल कोर्स आप ले सकते हैं। आप ये क्लिप देख सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज जिसमें 5 मॉक टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, फर्दर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के आपको टेस्ट मिलेंगे। आप जाइए एक बार एनरोल कीजिए और अपनी जो आपका नॉलेज है उसे वैल्यूड कीजिए। आपकी जितनी वैल्यूएशन स्ट्रॉन्गर होगी आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे। तो आप जाके जितने हमारे कोर्सेज हैं अदर फाइनेंस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से इनरोल कीजिए एज सून एज फास्ट बिकॉज आवर सीट्स आर लिमिटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।